नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी, इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट सेकंड के फर्स्ट पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास के अंतर्गत खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अध्ययन किया जा रहा है। अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत की विजय के अंतर्गत गुजरात और रणथंबोर अभियान के बारे में पिछले वीडियो में बताया गया था। इस वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी भारत के अन्य क्षेत्रों के अभियान और दक्षिण भारत की विजय के बारे में चर्चा की जाएगी। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ विजय का निश्चय किया। उस समय चित्तौड़गढ़ पर राणा रतन सिंह का शासन था। अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर चित्तौड़ पहुंचा और वहां लगभग 8 महीनों तक उसने दुर्ग को घेरे रखा। इसके पश्चात राजपूत सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच संघर्ष हुआ और खिलजी के द्वारा चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया गया, जिसके पश्चात वहाँ की स्त्रियों ने जौहर किया। चित्तौड़ विजय करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने उसे अपने पुत्र खुजर खां के अधीन किया और खिज्र खां को वहाँ का शासक नियुक्त किया। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रखा गया और इसके पश्चात कुछ समय तक खिज्र खां वहाँ पर शासक रहा, लेकिन लगभग 1321 ईस्वी में वहाँ पर हमीर के द्वारा चित्तौड़ को पुनः विजित कर लिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय के साथ रानी पद्मिनी का भी उल्लेख आता है और मुख्यतः 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा रचित पद्मावत के आधार पर विभिन्न इतिहासकार, जिनमें कर्नल जेम्स टॉड भी शामिल हैं, उनका यह मानना है कि अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ का युद्ध किया। हालांकि आधुनिक इतिहासकार जैसे डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर कानूनगो, उनका ये मानना है कि पद्मावत एक साहित्यिक कृति थी जो लगभग 250 वर्षों पश्चात लिखी गई और इसमें अधिकतर जो पात्र हैं, जैसे हुड़हुड़ू तोते का वर्णन, ये सभी काल्पनिक प्रतीत होते हैं और इसके अधिकतर जो अंश हैं उनमें जो वर्णन किया गया है उसे ऐतिहासिक नहीं माना जा सकता और इसीलिए अधिकतर जो इतिहासकार हैं वो पद्मावत के कथनों को और इसकी बातों को पूरी तरह से सत्य नहीं मानते हैं। 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा प्रदेश पर आक्रमण किया, जहाँ पर महलक देव का शासन था। महलक देव अलाउद्दीन खिलजी का सामना नहीं कर पाया और मांडू पर सल्तनत सेना का अधिकार हो गया, जिसके पश्चात चंदेरी, उज्जैन और अन्य प्रमुख नगरों को जीतने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा पर अपना नियंत्रण स्थापित कर वहाँ पर एक सूबेदार नियुक्त किया। (1308) में खिलजी की सेना ने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, जहां पर राव सीतलदेव का शासन था और वह खिलजी की सेना के विरुद्ध अधिक संघर्ष नहीं कर पाया और सिवाना के दुर्ग पर भी अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हुआ। इसके पश्चात जालौर पर आक्रमण किया गया, जहां पर कान्हड़देव का शासन था और
1311 ईस्वी में जालौर पर भी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार स्थापित हुआ और इस प्रकार से अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में अलाउद्दीन ने गुजरात, मालवा और राजपूताना की विजय से उत्तरी भारत के अधिकतर प्रदेशों पर अपना शासन स्थापित किया। दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था और सुल्तान बनने से पूर्व भी दक्षिणी भारत के प्रदेशों पर वह आक्रमण करके उन पर विजय प्राप्त कर चुका था। सुल्तान बनने के पश्चात 1302 ईस्वी में उसने वारंगल पर आक्रमण किया, लेकिन इस अभियान में वह असफल रहा और पराजित हुआ। देवगिरी राज्य को अलाउद्दीन खिलजी पहले पराजित कर चुका था और उस युद्ध के पश्चात यह संधि हुई थी कि एलिचपुर क्षेत्र का वार्षिक कर अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाएगा, लेकिन जब काफ़ी समय तक यह कर सुल्तान तक नहीं पहुंचा, तब 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन ने नायब मलिक काफूर के नेतृत्व में पुनः एक सेना देवगिरी भेजी। गुजरात का शासक कर्ण भी देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के यहाँ उसने वहाँ शरण ले रखी थी और इसीलिए इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देवगिरी पर आक्रमण किया गया। राजा कर्ण पराजित हुआ और इसके पश्चात देवगिरी का शासक रामचंद्र देव भी उसने भी आत्मसमर्पण कर दिया और देवगिरी से जो धन संपदा प्राप्त हुई थी वह दिल्ली भेजी गई और रामचंद्र देव को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी और इसके पश्चात अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में अगले प्रदेश तेलंगाना पर अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया। मलिक काफूर संघर्ष के पश्चात तेलंगाना के शासक को पराजित करने में सफल हुआ और तेलंगाना के शासक ने भी आत्मसमर्पण किया और काफ़ी अधिक धन संपदा सुल्तान को दी गई। होयसल राज्य पर उस समय वीर वल्लाल तृतीय का शासन था और मलिक काफूर ने 1310 ईस्वी में होयसल राज्य पर भी अपना नियंत्रण स्थापित किया और होयसल राज्य के शासक को काफ़ी अधिक हर्जाना देना पड़ा और सुल्तान की अधीनता उसने स्वीकार की। इसके पश्चात पांड्य राज्य पर आक्रमण किया गया और वहाँ से भी अपार धन संपदा मलिक काफूर को प्राप्त हुई। दक्षिण के इन अभियानों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि अत्यधिक धन संपदा अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुई, जिसका उपयोग उसने अपने अन्य युद्ध और आक्रमणों में किया। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की नीति असफल रही, क्योंकि जिन शासकों को उसके द्वारा पराजित किया गया था वे सल्तनत सेना के वापस लौटने के पश्चात पुनः उन प्रदेशों के शासक हुए और वहाँ पर उनका राज्य स्थापित हुआ। लेकिन अधिकतर इतिहासकार फिर भी ये मानते हैं कि दक्षिण नीति जो अलाउद्दीन खिलजी की थी वह यह थी कि दक्षिण भारत के प्रदेशों को जीतकर वहाँ से धन संपदा प्राप्त कर अन्य युद्धों में उसका उपयोग करे। और क्योंकि उस समय की जो व्यवस्था थी, जो डिस्टेंसेस थे दिल्ली और दक्षिण भारत के मध्य, तो दिल्ली में रहकर दक्षिण भारत के जो राज्य थे
उनको नियंत्रित करना एक बहुत मुश्किल कार्य था और इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी का यह प्रयास नहीं रहा कि इन पर अपना नियंत्रण पूरी तरह स्थापित किया जाए। उसका जो उद्देश्य था वो यही था कि वहाँ से वार्षिक कर वह प्राप्त करता रहे, जिससे कि उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। तो इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि जो दक्षिण नीति अलाउद्दीन खिलजी की थी उसमें भी वह काफ़ी हद तक सफल रहा। इस प्रकार यह माना जा सकता है कि सल्तनत कालीन शासकों में अलाउद्दीन खिलजी सबसे महत्वपूर्ण सुल्तान था, जिसने न केवल उत्तरी भारत के अधिकतर प्रदेशों को सल्तनत साम्राज्य में मिलाया, बल्कि दक्षिण भारत पर भी आक्रमण कर वहाँ से अत्यधिक धन संपदा प्राप्त की। और इन्हीं कारणों से विभिन्न इतिहासकार मानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत काल का सबसे महत्वपूर्ण शासक था।